फिरोज बख्त दिल्ली के बादशाह का इकलौता जानशीन था। बचपन से ही उसे दिल्ली के तख्त पर बादशाह बनकर बैठने की आरज़ू थी। लेकिन जब वो दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसका दिमाग सातवें आसमान तक जा पहुंचा। वो एक जालिम और खुदसर बादशाह था। एक दिन बादशाह महल की बालकनी में खड़ा था कि एक फकीर आया। बादशाह ने उसे अशर्फियों से भरी हुई एक थैली दी। अशर्फियों की थैली लेकर फकीर ने बादशाह को ढेरों दुआएं दी। बादशाह ने दुआएं सुनकर सोचा कि मेरी कीमत क्या है। इसने फौरन अपने वजीर को तलब किया। वजीर बेवक्ती तलबी पर पहले तो घबराया, फिर अपने आप को संभाला और शाही महल में पहुंचा और बादशाह के रूबरू पेश हुआ। मेरी कीमत क्या है? बादशाह ने बारोब आवाज में वजीर को सामने पाकर पूछा। वजीर के पसीने छूटने लगे। वो बादशाह की तबीयत से वाकिफ था, इसलिए धीमे लहजे में बोला, हजूर, बेहिसाब। बादशाहों की कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बादशाह ने कहा, बात कुछ ठीक नहीं लगी, कल इसका जवाब सोच कर दीजिएगा। वजीर बड़ा फिक्रमंद हुआ। कई दरबारियों ने मुख्तलिफ किस्म की आराएं दी, मगर वजीर को ये बातें पसंद नहीं आई। वजीर भी कह सकता था कि इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। जिंदा है तो बादशाह है, वजीर है, दरबारी है। मर गया तो एक मिट्टी, खाक, और खाक की कीमत ही क्या। मगर बादशाह को सच्ची बातें पसंद ना आए तो जान के लाले पड़ सकते हैं, इसलिए वजीर सच बात नहीं कहना चाहता था। इत्तफाक कहिए कि कल के दिन शिकार पर जाने का प्रोग्राम पहले से बना हुआ था। खास खास दरबारी इस शिकार पार्टी में शरीक होते थे। बादशाह को अपनी कीमत जानने का ख्याल ही ना रहा और सब लोग मुकर्रर वक्त पर शिकार के लिए निकल पड़े। जंगल में जहां तक घोड़े चल सकते थे, सभी सवार बादशाह के पीछे पीछे चलते रहे। फिर जब घना जंगल शुरू हुआ तो कितारें बेतरतीब हो गईं। तो वो लोग पैदल तलवारों और नेजों से लैस शिकार की तलाश में दबे कदमों चलने लगे। ऐसे में भी हस्बे मुरातब ख्याल जरूरी था। फिर ऐसा हुआ कि बादशाह बहुत आगे निकल गया और इनके मातहत पीछे रह गए। घने जंगल में शिकार पर नजर पड़ी तो जैसे खजाना मिल गया। कदमों की चाल मध्यम पड़ गई, नजरें शिकार पर जम गईं और कौन कहाँ है किसी को होश ना रहा। बादशाह ने हिरनी को ताड़ लिया था। करीब था कि उठा हुआ नेजा बाजुओं के जोर पर दौड़ता हुआ हिरनी की नाजुक गर्दन में पैविस्त हो जाता। हिरनी ने चौंक कर गर्दन उठाई, अपने इर्द गिर्द देखा। खतरे की बू महसूस होते ही एक जोरदार छलांग लगाई और गुंजान झाड़ियों में कहीं गुम हो गई। बादशाह पर जैसे भूत सवार हो गया। वो हिरनी की तलाश में झाड़ियों से उलझता, दरख्तों से टकराता, घने जंगल के अंधेरों में डूबता चला गया। हिरनी थी के छलावा, वो तो नहीं मिली, मगर बादशाह को जंगल के अंधेरे में तन्हा होने का एहसास शिद्दत से हुआ। दरबारी पीछे छूट गए थे। गुस्सा तो आया, मगर ये ख्याल भी फौरन आया कि शिकार के पीछे भागते हुए वो लोगों की पहुंच से बहुत आगे निकल आया था। जंगल की तन्हाई ने बादशाह को खौफजदा कर दिया। इसने तलवार हाथ में ली कि किसी दरख्त की ओट से कोई खूंखार दरिंदा ना निकल आए। फिर इधर उधर बेताबाना निगाहें दौड़ाई कि कोई शिकारी नजर आ जाए या कोई दरबारी, मगर मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। अब जंगल से बाहर निकलने और कुछ खाने पीने की फिक्र हुई। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाया। चलते चलते कई घंटे बीत गए, मगर मंजिल ना मिली। ना कोई राज, ना दरबारी। रास्ते में गुम हो जाने का एहसास बादशाह को हरासा करने लगा। घना जंगल, अंधेरा और अकेला बादशाह, भूख, प्यास, तन्हाई और गुम हो जाने का खौफ बादशाह को इतना ज्यादा था कि वो ये भी भूल गया कि वो बादशाह है। जंगल के दरख्तों में भूख मिटाने के लिए फलों की तलाश में नजरें भटकने लगी।
और प्यास बुझाने के लिए तालाब के करीब बैठ गया। अब बादशाह ने खुद को बादशाह नहीं, इंसान समझ लिया था, इसलिए जान बचाने की फिक्र ज्यादा थी। अचानक बादशाह को ख्याल आया, मेरी हकीकत क्या है? कुछ भी नहीं। मेरी कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। जंगल के किसी भी कोने से डरावनी सूरत आए और मेरा खात्मा कर जाए। लम्हों में एक बादशाह आम इंसान की तरह खाक हो जाए। इंसान जब तक जिंदा है उसकी कीमत है, वरना मिट्टी। ऐन मायूसी के आलम में ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। बादशाह में नई तवानाई आ गई। वो समझ गया था कि दरबारी इसकी तलाश में है और ढोल बजाकर इसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। बादशाह ने सुख का सांस लिया और ढोल की आवाज की जानिब चल दिया। लेकिन अब इसे समझ आ चुकी थी कि सब इंसानों की कीमत बराबर